विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर के द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं 12वीं अनिवार्य हिंदी विषय के अंतर्गत वही पत्रकारिता का चैप्टर, ठीक है, जिसमें आज हम प्रश्न संख्या 18 पर हैं, जो है प्रिंट माध्यम का वर्णन करते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। आज हम लालाओ प्रिंट माध्यम के ऊपर विस्तार से अध्ययन करेंगे कि प्रिंट माध्यम क्या है। देखिए, प्रिंट का मतलब होता है छापना। प्रिंट का मतलब क्या होता है? छापना। तो लालाओ, वे जनसंचार माध्यम जिन्हें छाप करके बनाया जाता है या मुद्रण कला के द्वारा बनाया जाता है, वे लालाओ प्रिंट या मुद्रित माध्यम के नाम से जाने जाते हैं। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। आधुनिक युग का प्रारंभ छपाई के आविष्कार से हुआ था। यानी लालाओ, आधुनिक जो जनसंचार माध्यम है उनमें सबसे पुराना अगर कोई माध्यम है तो वह है प्रिंट माध्यम। अगर सबसे पहले की बात की जाए तो दूत संप्रेषण जो था वो दुनिया का प्राचीनतम माध्यम माना जाता था। ठीक है, किसी दूत को भेजते थे, किसी डाकिया को भेजा जाता था और सूचनाएं मंगवाई जाती थी या सूचनाएं भेजी जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में, आधुनिक युग में जनसंचार माध्यमों में सबसे प्राचीन माध्यम है प्रिंट माध्यम, मुद्रित माध्यम। और इस मुद्रित माध्यम का प्रारंभ जब से हुआ, कब से? जब से छपाई का आविष्कार हुआ। और सबसे पहले छपाई का जो आविष्कार हुआ था लालाओ, वो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। पहले छापे खाने की स्थापना भी चीन में ही की गई थी। चीन में सबसे पहले मुद्रण शुरू हुआ था। परंतु आधुनिक छापे खाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। यानी आधुनिक छापे खाने की जो शुरुआत की थी वो जर्मनी ने की थी और वहाँ भी गुटेनबर्ग ने की थी। यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसां की शुरुआत में छापे खाने की प्रमुख भूमिका थी। और अगर भारत की बात की जाए तो ईसाई मिशनरियों ने 1556 में गोवा में धार्मिक पुस्तकें छापने के लिए खोला था। यानी कि भारत में पुर्तगालियों के द्वारा पहला छापा खाना गोवा में खोला गया था सन 1556 में, जिससे 1557 में पहली धार्मिक पुस्तक छपी थी। ये पुस्तक कोई शायद बाइबल की प्रति रही होगी। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है लालाओ, भारत में पहले छापे खाने की स्थापना कहाँ की गई थी? गोवा में की गई थी। कब की गई थी? 1556 में की गई थी। किन्होंने की थी? पुर्तगालियों ने की थी, ईसाई मिशनरियों ने की थी। ठीक है भाई। और ये प्रिंट माध्यम लालाओ होते कौन कौन से हैं? तो प्रिंट माध्यमों के तहत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें, पंपलेट आदि माध्यम आते हैं जिन्हें छाप करके बनाया जाता है। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता या शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। उसे आप आराम से और धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, पढ़ते हुए उस पर सोच सकते हैं। यानी लालाओ, मुद्रित जो माध्यम होते हैं, प्रिंट जो माध्यम होते हैं, इनकी विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता ये आती है कि इनमें जो शब्द होते हैं उनमें लिखित भाषा का विस्तार होता है, उनमें स्थायित्व होता है। यानी कि एक तो आप हाथ से लिखें, पेन से लिखें, पेन का लिखा हुआ तो फैल जाएगा, कुछ समय बाद धुंधला हो जाएगा। लेकिन छपा हुआ जो है, छपी हुई जो सामग्री है, वो लाखों हजारों साल बाद भी ऐसी कैसी मिलेगी, वो फैलती नहीं है। शब्दों का उसमें स्थायित्व होता है, उसे हम संभाल कर रख सकते हैं, उसे जहाँ भी जैसी भी स्थिति है वहाँ हम पढ़ सकते हैं। एक तो इसकी विशेषता ये हो गई। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो उसे दोबारा या जितनी बार इच्छा करे उतनी बार पढ़ सकते हैं। अगर कोई बात हमारे समझ में नहीं आई है तो उस बात को बार बार पढ़ सकते हैं, जितनी इच्छा होगी हमारी उतनी बार हम उस विषय को पढ़ सकते हैं। किसमें? प्रिंट माध्यमों में। यही नहीं, अगर आप अखबार या पत्रिका पढ़ रहे हों तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ और उस पर प्रकाशित किसी भी समाचार या रिपोर्ट से पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। ये भी लालाव इसकी विशेषता है। मुद्रित माध्यमों के स्थायित्व का एक लाभ ये भी है कि आप उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। एक और विशेषता मुद्रित माध्यमों की कि मुद्रित माध्यमों को सहज कर रख सकते हैं,
लंबे समय तक संभाल करके रख सकते हैं, ये इनका सबसे बड़ा लाभ है। ये खराब नहीं होंगे और उसे संदर्भ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मुद्रित माध्यमों की दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि लिखित भाषा का विस्तार है। इसमें लिखित भाषा का क्या होता है? विस्तार होता है। जाहिर है कि इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं शामिल हैं। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा का अनुशासन की मांग करती है, बोलने में स्वतंत्र स्फूर्तता होती है। यानी लिखित भाषा जो होती है वो व्याकरणिक मापदंडों पर खरी उतरती है, जबकि बोलने में तेजी होती है, स्फूर्तता ही होती है और कुछ नहीं होता। लिखने में आपको भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है। ये भी बात है। यही नहीं, अगर लिखे हुए को प्रकाशित होना है या नहीं, लोगों तक पहुंचना है, तो आपको एक प्रचलित भाषा में लिखना पड़ता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोग समझ पाएं। भाई अब मौखिक बात है, वो जब तक लोगों तक पहुंचेगी नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है सामग्री को, समाचार को, तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना ही पड़ेगा। मुद्रित माध्यमों की तीसरी विशेषता लाभ यह है कि चिंतन विचार के विश्लेषण का माध्यम है। मुद्रित माध्यमों पर हम चिंतन कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, इन पर इनका विश्लेषण कर सकते हैं। इस माध्यम में आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है, बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो, लेकिन ये इसकी विशेषता लाओ, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो साक्षर हो, उसके लिए ही मुद्रित माध्यम उपयोगी होते हैं। ठीक है, औपचारिक या अनौपचारिक के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता उसमें हासिल होनी चाहिए। यानी पढ़े लिखे लोगों के लिए ही ये आवश्यक होते हैं। पढ़े लिखे लोग ही मुद्रित माध्यमों को पढ़ सकते हैं, अनपढ़ के लिए ये व्यर्थ होते हैं, बेकार होते हैं। एक इनकी विशेषता मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, ये वाद योग्य होते हैं। जो मुद्रित माध्यम होते हैं, प्रिंट माध्यम होते हैं, वो वाद योग्य होते हैं। इन्हें न्यायालय का संरक्षण होता है। अगर आप लिखित में किसी को कोई करार कर देंगे, कोई गाली गलौच दे देंगे, तो आप पर कार्यवाही की जा सकती है, जबकि मौखिक पर नहीं। ठीक है, तो ये वाद योग्य होते हैं लालाओ। अब इनकी कमजोरियाँ क्या होती हैं? सबसे पहले पढ़ा हमने कि प्रिंट माध्यम होते क्या हैं, जान लिया कि प्रिंट माध्यम जिन्हें छापकर बनाया जाता है वे प्रिंट माध्यम होते हैं। प्रिंट माध्यम का इतिहास क्या रहा बता दिया हमने आपको, उसकी विशेषताएं क्या रही वो भी हमने जान लिया। अब जानेंगे कि प्रिंट माध्यमों की कमजोरी क्या है, मुद्रित माध्यमों की कमजोरियां क्या हैं, वो सुन लीजिए। सबसे बड़ी कमजोरी तो लालाओ मुद्रित माध्यमों की यही है कि निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं है। जो निरक्षर व्यक्ति होते हैं, अनपढ़ व्यक्ति होते हैं, उनके लिए प्रिंट माध्यम किसी प्रकार से कोई काम नहीं आते। मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जो मुद्रित माध्यमों को लिखने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे उसके पढ़ने वालों यानी जो पाठक होते हैं, उनकी योग्यता, उनकी शिक्षा, उनकी बुद्धि, इस सब का ख्याल रखना पड़ता है। उन पाठकों की योग्यता के अनुसार ही प्रिंट माध्यम लिखे जाते हैं। इसके अलावा उन्हें पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि पाठक जो हैं वो किस प्रकार की रुचि रखते हैं, उनकी आवश्यकताएं किस प्रकार की हैं, इसी के आधार पर हमें लिखना पड़ता है। सबसे पहली विशेषता तो यही हो गई लालाओ कि अनपढ़ों के लिए क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं। वे रेडियो, टीवी या इंटरनेट के तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते, यानी कि सूचना को तत्काल भेजने का माध्यम नहीं होते हैं प्रिंट माध्यम, क्योंकि पहले रिपोर्ट बन करके आती हैं, उसके बाद उसे संपादित किया जाता है, उसके बाद दूसरे दिन उसे छापा जाता है, फिर उसे भेजा जाता है। जिस तरह रेडियो के समाचार तुरंत भेज दिए जाते हैं, टीवी के समाचार तुरंत भेज दिए जाते हैं, इंटरनेट के समाचार तुरंत भेज दिए जाते हैं, इस तरह प्रिंट मीडिया के समाचार नहीं भेजे जा सकते। तो ये इसकी कमी है कि सूचना को तत्काल भेजने का ये माध्यम नहीं बनते हैं। जैसे अखबार 24 घंटे में एक बार या साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है, अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसे डेडलाइन कहा जाता है। यानी लालाओ ये समाचार जो होते हैं, इन्हें प्रकाशित करने की, इन्हें लिखने की भी एक निश्चित सीमा होती है। यानी कि प्रकाशित करने की समय सीमा, जैसे सप्ताह में एक बार, 24 घंटे में एक बार,
दिन में 2 बार, ठीक है ना, महीने में 1 बार, 6 महीने में 1 बार, इस तरह की इनकी समय सीमा निर्धारित होती है। और जब इनका समय निर्धारित होता है तभी ये छापे जाते हैं, ठीक है। तो इनके लिखने की और इनके प्रकाशन की समय सीमा जो होती है वो निश्चित हुआ करती है। शब्दों की सीमा भी इसमें हुआ करती है। ये शब्द सीमा या समय सीमा ये डेडलाइन के नाम से जानी जाती है। प्रश्न बनता है लालाओ कि डेडलाइन किसे कहते हैं? तो समाचारों को लिखते समय समय सीमा का और शब्द सीमा का विशेष ख्याल रखा जाता है, विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसे डेडलाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुछ अपवादों को छोड़कर समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई सामग्री प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं की जाती। इसलिए मुद्रित माध्यमों के लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ये भी इसकी एक कमजोरी है। तीसरी बात, इसी तरह मुद्रित माध्यमों में लेखक को जगह का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर आपको 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा है तो आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि अखबार या पत्रिका में असीमित जगह नहीं होती, साथ ही उन्हें विभिन्न विषयों और मुद्दों पर सामग्री प्रकाशित करनी होती है। एक और इसकी विशेषता है लालाओ, वो ये है कमजोरी कि जैसा संपादक ने आपसे कह दिया या पत्रकार ने आपसे कह दिया कि भाई आपको 250 शब्दों की रिपोर्ट लिखनी है, आपको 100 शब्दों की रिपोर्ट लिखनी है, तो आप 100 शब्दों की ही लिखोगे। 100 शब्दों में लिखने के लिए ही आप बाध्य हैं। क्यों? क्योंकि अखबार जो होता है उसमें लिखने के लिए, उनको छापने के लिए जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, जो कॉलम होता है, वो निश्चित होता है, उससे ज़्यादा शब्दों में नहीं छाप सकते, ठीक है। तो ये भी इसमें बाध्यता होती है, ये भी इसकी कमजोरी होती है। मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों, अशुद्धियों को दूर कर दिया जाए, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वो गलती या अशुद्धि वहीं चिपक जाएगी। उसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतजार करना पड़ेगा। यानी एक और सबसे बड़ी कमजोरी इसकी होती है कि अखबार में जब सूचनाएं छपती हैं, रिपोर्ट छपते हैं, आलेख छपते हैं, लेख छपते हैं, समाचार छपते हैं, तो छपने से पूर्व उनमें जो भी अशुद्धियाँ होती हैं, चाहे वो भाषाई अशुद्धियाँ हों, चाहे वो व्याकरणिक अशुद्धियाँ हों, चाहे वो फैक्ट संबंधी, तथ्यों संबंधी अशुद्धियाँ हों, किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ हो लालाओ, उन्हें पहले छांट लिया जाता है, शुद्ध कर लिया जाता है। और अगर वो छप गई तो फिर वो छपी गई, उसमें फिर कोई सुधार नहीं हो सकता। उसके बाद तो अगले संस्करण में ही उसका सुधार किया जा सकता है। तो ये भी इसकी एक प्रकार से क्या ही है, कमजोरी है। तो लाला इसमें समय की बर्बादी होती है ना, किसमें? मुद्रित माध्यमों में। तो इसकी कुछ कमियां मैंने बताया कि अनपढ़ों के लिए बिल्कुल अनुपयोगी होती है, एक कमी। दूसरी, सूचना को तत्काल भेजने का ये माध्यम नहीं होते हैं, 2 कमी। तीसरी बात लाला ये खर्चीली पद्धति होती है, ठीक है, इसमें खर्च अधिक होता है। चौथी बात, इसमें डेडलाइन का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। ये सब बातें इसकी कमियां हैं। अब आती है रेडियो माध्यम के विषय में। बताइए कि जो रेडियो माध्यम होते हैं लालाओ वो क्या होते हैं, इनके बारे में अब हम विस्तार से जानेंगे रेडियो माध्यमों के बारे में। तो रेडियो श्रव्य माध्यम है। रेडियो कैसा माध्यम है लालाओ? एक श्रव्य माध्यम है, यानी रेडियो को केवल हम सुन सकते हैं, एक ऑडियो माध्यम है ये, इसे केवल हम सुन सकते हैं। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल होता है। सब कुछ क्या होता है इसमें? ध्वनियों का खेल, शब्दों का खेल, स्वरों का खेल होता है। इन सब वजहों से रेडियो पर श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अखबार के पाठकों को ये सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं होता। रेडियो में एक तो यह है कि पढ़ने की समय सीमा निश्चित होती है, रेडियो का प्रसारण समय निश्चित होता है। जब रेडियो के समाचार प्रसारित किए जाएंगे तभी आप उन्हें सुन सकते हैं। ये नहीं है कि सुबह का समाचार शाम को सुन लेंगे, शाम का सुबह सुन लेंगे, ऐसा नहीं है।
प्रसारण के वक्त पर ही आप समाचार सुन सकते हैं। दूसरी बात यह है लालाओ कि ये नहीं है कि अखबार को तो हम बाद लास्ट में पढ़ सकते हैं, शुरू से पढ़ सकते हैं, मध्य में से पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो के समाचार तो प्रारंभ से ही सुने जाएंगे, जहां से शुरू हो रहे हैं ना वहां से ही सुने जाएंगे। तो इसमें रेडियो के समाचार लिखने वाले लोगों को श्रोताओं की इच्छाओं जिज्ञासाओं का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी समाचार लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है या शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है या किसी से पूछ सकता है, लेकिन रेडियो के श्रोता को इस सुविधा उपलब्ध नहीं होती। अब बात आती है, अगर अखबार में हम कोई समाचार पढ़ रहे हैं, है ना, कोई लेख पढ़ रहे हैं और कोई बात उसमें हमारे समझ में नहीं आ रही तो हम उसे किसी से बाद में भी पूछ सकते हैं, समझ भी सकते हैं, डिक्शनरी भी देख सकते हैं, शब्दकोश देख सकते हैं। लेकिन रेडियो के लिए ऐसी बात नहीं है, चाहे आपके समझ आए और ना आए, उसने तो कह दिया जो कहना चाह रहा था, ठीक है। तो ऐसी छूट जो है रेडियो के श्रोता को उपलब्ध नहीं होती है। वो अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकता। उसे बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतजार करना ही होगा, यानी जिस समय समाचार प्रकाशित होगा, समाचार प्रसारित किया जाएगा रेडियो पर, उसी समय का रेडियो के पाठक को इंतजार करना ही पड़ेगा। फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा। इस बीच वह इधर उधर नहीं आ जा सकता और न ही उसके पास किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता है। अगर कोई ऐसा शब्द आ जाए, कठिन शब्द आ जाए और आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो ये नहीं है कि आप डिक्शनरी ला करके उसको समझ लें, नहीं समझ सकते, आपको तो सुनना ही पड़ेगा बस। स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है कि श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर दे। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय लीनियर होता है, यानी रेडियो जो होता है एक रेखीय होता है, यानी सूचना जो भेजी जाती है वो एक पक्षीय होती है, दूसरा पक्ष उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता, कोई बदलाव उसमें नहीं कर सकता। रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होता है कि रेडियो की तरह टेलीविजन भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहां शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों, शॉर्ट्सों, तस्वीरों को महत्व दिया जाता है। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुसार उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज़ ही सब कुछ है। यानी कि जिस तरह टीवी होती है, टीवी में तो अगर कुछ टीवी में तीनों चीज़ होती है, सुनना भी होता है, पढ़ना भी होता है और देखना भी होता है। यानी कि जो चीज़ आपको सुनने में समझ नहीं आई उसे आप देख सकते हैं, ठीक है, उसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन रेडियो जो होता है उसमें केवल और केवल क्या होता है, रेडियो में केवल और केवल शब्द होते हैं, स्वर होते हैं, आवाज़ या ध्वनि होती है, इसके अलावा रेडियो में और कुछ भी नहीं होता है। तो ये रेडियो समाचार जो होते हैं लालाओ, ये दुर्गम क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा सफल होते हैं, ठीक है, एक रेखीय माध्यम होते हैं। इनकी विशेषताएं आपने सब देख ली हैं कि क्या रेडियो माध्यम होते हैं। रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर आधारित होती है, यानी रेडियो समाचार जो लिखे जाते हैं लालाओ वो कौन सी शैली में लिखे जाते हैं। तो रेडियो समाचार उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होते हैं। मैंने बता रखा है पहले भी आपको कि वर्तमान समय में समाचार लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली है, और वो सर्वाधिक लोकप्रिय शैली कौन सी है, उल्टा पिरामिड शैली है। इस उल्टा पिरामिड शैली में कोई क्लाइमेक्स नहीं होता है, इसमें सभी प्रकार की जो खबरें होती हैं वो लिखी जा सकती हैं। उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले मुखड़ा, लीड, यानी कि इंट्रो लिखा जाता है, उसके बाद बॉडी लिखा जाता है, उसके बाद उसमें समापन आता है, ठीक है। अब बात करते हैं उल्टा पिरामिड शैली क्या है। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित है, सबसे प्रभावी शैली है, सबसे लोकप्रिय शैली है उल्टा पिरामिड शैली। सभी जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें, स्टोरीज इसी शैली में लिखी जाती हैं।
उल्टा पिरामिड शैली समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। यानी उल्टा पिरामिड शैली में जो सबसे मोस्ट समाचार होता है, सबसे प्रमुख समाचार जो होता है, मुख्य समाचार होता है, उसे सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा काल क्रमानुसार देने के बजाय समाचार के महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। तात्पर्य यह है, इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। यानी लालाओ, जब कोई कहानी पढ़ते हैं आप, तो कहानी का निष्कर्ष, कहानी का क्लाइमेक्स जो होता है, यानी कहानी का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, ये क्लाइमेक्स जो होता है कहानी के अंत में आता है। जबकि उल्टा पिरामिड शैली में जो समाचार लिखे जाते हैं उनमें क्लाइमेक्स अंत में नहीं आता, क्लाइमेक्स सबसे पहले आता है, क्योंकि सबसे मुख्य समाचार जो होता है वो सबसे पहले रखा जाता है। यानी उल्टा पिरामिड जो शैली होती है इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। कितने हिस्सों में बांटते हैं लालाओ? 3 हिस्सों में। इसमें कोई निष्कर्ष नहीं होता है। उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत 3 हिस्से आते हैं: इंट्रो, बॉडी और समाचार समापन। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। जो समाचार का जो मुख्य भाग होता है, उस मुख्य समाचार को समाचार के प्रारंभ में 1-2 पंक्तियों में लिख दिया जाता है, ठीक है लालाओ। और इसे जो 1-2 पंक्तियों में समाचार लिखा जाता है ना, इसे इंट्रो कहते हैं। इसे लीड के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में लालाव इसे मुखड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। यानी कि जो मुख्य खबर होती है, प्रधान खबर होती है, वो समाचार में सबसे पहले लिखी जाती है, जिसे इंट्रो, लीड या मुखड़े के नाम से जाना जाता है। एक और बता देता हूं मैं लाला आपको कि इंट्रो जो होता है, इस इंट्रो में समाचार के जो ककार होते हैं, यानी समाचार लिखते समय 6 प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य होता है, जिसमें क्या, कब, कहां, किसके साथ, क्यों और कैसे। इनमें से जो प्रारंभिक 4 ककार हैं, क्या, कब, कहां, किसके साथ या कौन, ठीक है ना, इन 4 ककारों का उत्तर अनिवार्य रूप से इंट्रो में लिखा जाता है, जो कि अहम समाचार होता है, मुख्य समाचार होता है, ठीक है। उसके बाद आते लालाओ बॉडी। ये समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्वक्रम में लिखा जाता है। यानी समाचार का जो विस्तृत घटनाक्रम होता है, उस विस्तृत घटनाक्रम को घटते हुए महत्वक्रम में लिखा जाता है बॉडी में। घटते हुए महत्वक्रम का मतलब है मुख्य खबर पहले, उसके कम महत्वपूर्ण बाद में, उससे कम महत्व की बाद में, उससे कम महत्व की बाद में, ठीक है ना, ये होता है घटता हुआ क्रम। तो इसमें बॉडी में समाचार को विस्तृत तरीके से लिखा जाता है, पूरे घटनाक्रम का विस्तार से घटते हुए महत्व क्रम में वर्णन किया जाता है। किसमें? बॉडी में किया जाता है। और लालाओ, ये जो बॉडी होती है, इसमें समाचार विस्तृत ब्यौरेवार लिखा जाता है। हालांकि इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज नहीं होती, यहाँ तक कि प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दे सकती हैं। अगर जरूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिरी कुछ लाइनों या पैराग्राफ को काट कर हटाया जा सकता है और उस स्थिति में खबर वहीं समाप्त हो जाती है। यानी कि अंत में आता है समाचार का समापन। ये समाचार जो होता है, समापन जो होता है, ये समाचार का सबसे अंतिम भाग होता है और ये पूरी तरह से बॉडी से जुड़ा रहता है। कैसे? जैसे चोर चोरी करके फरार हो गए, पुलिस उनकी छानबीन कर रही है, आगे की सूचना पुलिस सूत्रों के अनुसार दी जाएगी। इस तरह की शैली में लिखा जाता है लालाओ समाचार। मुख्य समाचार पहले आएगा, उसके बाद उसका विस्तार आएगा, उसके बाद उसका समापन आएगा। तो इंट्रो, बॉडी और समापन के रूप में लिखा जाता है समाचार। इस तरीके को लिखने के इस माध्यम को कहा जाता है उल्टा पिरामिड शैली। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात आते लाओ टेलीविजन जो लेखन होता है, टेलीविजन जो होता है, उस टेलीविजन के लिए किस तरह लिखा जाता है, कैसे हम टेलीविजन के लिए लिखेंगे, उसके बारे में जान लेते हैं।
तो टेलीविज़न लेखन में दृश्यों की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है। यानी टेलीविज़न में जो लेख लिखा जाता है वो दृश्यों के आधार पर लिखा जाता है, शॉर्ट्स के आधार पर लिखा जाता है। यह टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम है। यानी कि जो टेलीविज़न होता है वो दृश्य श्रव्य माध्यम है, ऑडियो विजुअल माध्यम है। इसमें हम सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। और इसके लिए समाचार या आलेख स्क्रिप्ट लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि आपके शब्द या पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हों। यानी जो आप बोल रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, वे सब किसके अनुसार होने चाहिए? दृश्यों के अनुसार होने चाहिए। जैसी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वैसा ही समाचार सुनने में आना चाहिए, वैसा ही समाचार लिखने में आना चाहिए। यानी टेलीविज़न की जो खबरें होती हैं वो शॉर्ट्स के आधार पर, दृश्यों के आधार पर लिखी जानी चाहिए। ठीक है। टेलीविज़न लेखन इन दोनों ही माध्यमों से काफ़ी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने कला का इस्तेमाल होता है। यानी टेलीविज़न में लाओ कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर दिखाने की जो कला होती है उसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है। टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। यानी टीवी की जो खबरें हैं ना, उनकी सबसे मुख्य जो विशेषता है, सब जो बुनियादी जो शर्त है वो ये है कि दृश्यों के साथ लेखन। जैसे दृश्य होते हैं वैसा ही उसमें लेखन होना चाहिए। दृश्य यानी कैमरे से लिए गए शॉट्स, कैमरे से ली गई तस्वीरें जिनके आधार पर खबर बुनी जाती है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की बात लिखेंगे, समंदर की नहीं। यानी अगर शॉर्ट्स आपने आसमान के लिए है ना तो आसमान की बात होनी चाहिए। ये नहीं है कि शॉर्ट्स तो आसमान के ले रहे हैं, ज़मीन की बात कर रहे हैं, समंदर की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसका जिक्र करेंगे, पानी का जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है लालाओ। अगली बात आती है टीवी खबरों के विभिन्न चरण बताइए। यानी टीवी जो खबरें होती हैं वो किस किस प्रकार की खबरें होती हैं लालाओ। ठीक है ना। ये एक टॉपिक आज हम और पढ़ लेते हैं कि जो टीवी खबरें होती हैं वहाँ पर किन किन प्रकार की खबरों को दिखाया जाता है। ऐसी कौन कौन सी खबरें होती हैं जो टीवी पर प्रसारित की जाती हैं। किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है। यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में भी यही सूचनाएं कई चरणों में होकर दर्शकों के पास पहुंचती हैं। भाई अखबार का उद्देश्य क्या होता है? सूचना देना। रेडियो का उद्देश्य क्या होता है? सूचना देना। यही सूचना देना टीवी का उद्देश्य होता है। ठीक है ना। अब खबरें होती कई प्रकार की हैं। जैसे एक खबर है लालाओ जिसे फ्लैश न्यूज़ कहा जाता है, इसे ब्रेकिंग न्यूज़ भी कहा जाता है। ये टीवी पर प्रसारित की जाती है। ये खबरों के प्रकार हैं। ड्राई एंकर, ये भी एक टीवी के प्रसारित समाचारों के प्रकार है। फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज, ये वो सभी खबरें हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्रकार की जो खबरें हैं लालाओ, ये सभी टीवी पर प्रसारित की जाती हैं। अब हम इनको विस्तार से जानेंगे ये होती क्या क्या हैं। देखिए फ्लैश न्यूज़ या ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। यानी दिन की जो सबसे बड़ी खबर होती है वो टीवी के पर्दे पर सबसे पहले दिखाई जाती है। टीवी के पर्दे पर दिन की सबसे बड़ी खबर को सबसे पहले दिखाया जाता है। यह तत्काल दिखाई जाने वाली जो खबर होती है, जैसे ही कोई खबर आई, जैसे ही कोई बड़ी खबर आई, बड़ी खबर आते ही उसे तत्काल कहाँ दिखा देंगे भाई? टीवी की स्क्रीन पर दिखाई देंगे, टीवी के पर्दे पर उसे दिखाएंगे। यह जो माध्यम होता है, ये खबर को दिखाने का जो तरीका होता है वह ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाता है। इस ब्रेकिंग न्यूज़ को फ्लैश न्यूज़ के नाम से भी जानते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है तो क्या बताओगे? दिन की सबसे बड़ी खबर को टीवी की स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाया जाता है, तत्काल दिखा दिया जाता है, वह खबर ब्रेकिंग न्यूज़ या फ्लैश न्यूज़ के नाम से जानी जाती है। ठीक है। दूसरी है ड्राई एंकर।
इसमें एक खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहां, कब, क्या और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। ये ड्राई एंकर क्या है लालाओ, यानी जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, वो जरूरी थोड़ी है कि खबर के शॉर्ट्स तो बाद में आते हैं भाई, जरूर थोड़ी तुरंत ही भेजे जाते हैं। तो जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, खबर की तस्वीरें नहीं आती, खबर के शॉर्ट्स जब तक उपलब्ध नहीं होते, तब तक रिपोर्टर से मिली जानकारी के अनुसार टीवी पर बैठा हुआ जो एंकर होता है वह दर्शकों को सीधा सीधा बताता है कि कहां, क्या, कब और कैसे घट रहा है, कि भाई कौन सी जगह पर, कहाँ कि किस स्थान पर क्या घटना घट रही है, वो कैसे घटित हो रही है, कहाँ घट रही है। इस बात की जानकारी वो किससे प्राप्त करता है, पहले रिपोर्टर से प्राप्त करता है और फिर रिपोर्टर से प्राप्त करने के बाद सूचनाओं को सीधा दर्शकों को बताता है कि कहाँ, कब, क्या, कैसे घट रहा है। बैठ गई बात समझ में? यानी कि जब तक शॉर्ट्स नहीं आएंगे, जब तक तस्वीरें नहीं आएंगी, तब तक जो एंकर होता है ना, वो रिपोर्टर से जानकारी प्राप्त कर लेता है और जानकारी प्राप्त करके दर्शकों को सीधा सीधा ये बताता है कि कहाँ, कब, क्या और कैसे घट रहा है। उस घटना की पूरी जानकारी वो मौखिक बताता है। बैठ गए बात समझ में? दृश्य नहीं आएंगे, केवल मौखिक घटनाएं बताएगा, वो कहलाएगा ड्राई एंकर। फोन इन क्या होता है? इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एक रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचना दर्शकों तक पहुंचाता है। यानी कि जो टीवी का जो एंकर होता है वह घटना स्थल पर मौजूद रिपोर्टर से, जो रिपोर्टर घटना पर जमीनी हकीकत जान रहा होता है, जो उसके शॉट्स खींच रहा होता है, जो इंटरव्यू ले रहा होता है, तो घटना पर उपस्थित, घटना स्थल पर मौजूद रिपोर्टर से टीवी का एंकर फोन पर बात करता है और फोन पर बात करके दर्शकों को बताता है, दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ प्रदान करता है। तो खबरों को प्रसारित करने का ये तरीका फोन इन कहलाता है। यानी कि जो टीवी का एंकर होता है वो घटना स्थल पर मौजूद रिपोर्टर से फोन पर बात करता है और फिर सारी जानकारी दर्शकों तक उपलब्ध कराता है। ये तरीका फोन इन कहलाता है। उसके बाद आते लालाओ एंकर विजुअल। एंकर विजुअल क्या है? जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। यानी लालाओ जब घटना के दृश्य आ जाते हैं, ड्राई एंकर हो गया पूरा। उसके बाद जब घटना के दृश्य आ जाते हैं, घटना के दृश्य जब मिल जाते हैं तो लालाओ उन दृश्यों के आधार पर फिर लिखी जाती है खबर, समाचार लिखे जाते हैं। उन खबरों को एंकर टीवी की स्क्रीन पर जो खबरें प्रदर्शित हो जाती हैं, जिनको टीवी की स्क्रीन पर लिखकर दिखाया जाता है, उन्हें पढ़ने का कार्य कौन करता है? एंकर करता है। एंकर होता है टीवी पर खबरों को प्रसारित करने वाला व्यक्ति, वो एंकर होता है। तो वो एंकर जो है उन सूचनाओं को पढ़कर के सुनाता है और उन वाक्यों के साथ साथ क्या दिखाता है? वो तस्वीरें दिखाता है, जिस तरीके को एंकर विजुअल कहा जाता है। उसके बाद बात आती है एंकर बाइट। बाइट का मतलब है कथन, बात। टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व होता है। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने, उसके दृश्य दिखाने के साथ इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियां या संबंधित व्यक्तियों कथन सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। यानी लालावी एंकर बाइट क्या होती है? एंकर बाइट का मतलब होता है किसी समाचार पर जो टीवी का एंकर होता है वो कोई कथन बोलता है, यानी कोई भी समाचार है, उस समाचार से संबंधित टीवी के एंकर के द्वारा कोई बाइट दी जाती है, कोई कथन बोला जाता है, कोई मुहावरा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? उस बात को और ज़्यादा पुष्ट करने के लिए, और ज़्यादा मजबूत करने के लिए जो कथन कहा जाता है वो एंकर बाइट कहा जाता है। या उस बात के पुष्टिकरण के लिए, उस बात को प्रमाणित करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का कथन सुनाया जाता है एंकर के द्वारा। ये तरीका जो है क्या कहलाता है लालाओ? एंकर बाइट कहलाता है। बाइट का मतलब कथन, ठीक है। और एंकर जानते ही हो आप, तो एंकर के द्वारा कहा गया कथन क्या कहलाएगा? एंकर बाइट। 2 मिनट। लाइव क्या होता है?
घटना स्थल पर, यानी किसी घटना का घटना स्थल से सीधा टीवी की स्क्रीन पर प्रदर्शन करना। कोई घटना है, कोई मैच है या कोई और दुर्घटना घट गई है, उस घटना का सीधा सीधा प्रसारण, जैसा घट रहा है, जैसा हो रहा है, घटना स्थल से उस घटना का सीधा प्रसारण टीवी पर दिखाना कहलाता है क्या? लाइव प्रसारण। क्या कहलाता है? लाइव प्रसारण। ठीक है। उसके बाद एंकर पैकेज क्या होता है? पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य से जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक्स, जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती हैं। यानी कि जो एंकर पैकेज होता है लालाओ, ये एंकर पैकेज का मतलब होता है कोई भी घटना है, कोई भी समाचार है, उस समाचार को पूरे विस्तार से दिखाया जाएगा, उसे पूरी संपूर्णता के साथ दिखाया जाएगा। देखा होगा आपने, जैसे भगत सिंह है, भगत सिंह पर कोई समाचार है तो पता है एक आधे घंटे के बुलेटिन में या 20 मिनट के बुलेटिन में उस भगत सिंह की सारी जानकारी टीवी पर दिखाई जाएगी। उसका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कैसे जीवन बीता, कैसे वो क्रांतिकारी बना, कैसे वो देश के लिए शहीद हो गया, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दिखाई जाएगी। इस तरह खबरों को विस्तार से दिखाने का तरीका, खबरों को संपूर्णता के साथ टीवी पर प्रसारित करने का जो तरीका होता है वो एंकर पैकेज के नाम से जाना जाता है। ये एक लंबी खबर होती है, यानी एक बुलेटिन में प्रदर्शित की जाती है। ठीक है लाला। तो आज हमने पढ़ा कि टीवी पर 7 प्रकार की खबरें प्रसारित की जाती हैं। ठीक है ना, जिनके बारे में जाना कि कौन कौन सी खबरें किस तरह की होती हैं। बाकी हम कल पढ़ाएंगे।